हेलो साथियों, मैं श्रेणी मैं एजुकेशन एनिमेटेड से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आपको बता दूं, आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जुड़ने वाली हूँ। टॉपिक आपका क्या रहने वाला, पॉलिटिक्स से संबंधित और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण आपकी शुरुआती संविधान से होती है। तो संविधान का निर्माण आपको जानना है कि किस प्रकार मांग शुरू हुई थी, कब गठन हुआ था, किस प्रकार कार्यप्रणाली हुई थी, क्या परिवर्तन रहे थे, तो सारा आपको पूरा क्लियर करवाया जाएगा इसी क्लास के अंदर। तो पूरी क्लास आपको लेनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास। तो क्लास में आज आपको बता दूं, स्टार्टिंग करते हैं हम संविधान के निर्माण से। तो आपको बता दो, किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए आप इसके एग्जांपल लेके मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी। अगर आप किसी चीज का निर्माण करने वाले हो, किसी घर में आपको कुछ चीज की मीटिंग करनी है, तो उसके लिए पहले मांग होना स्टार्ट होती है। तो ऐसे संविधान के निर्माण हुआ था, पहले उसके लिए मांग होने स्टार्ट हुए थे। मांग किसके द्वारा की गई थी सर्वप्रथम? तो याद रखना, मांग स्टार्टिंग हुई थी 1934 से। मांग आप यहाँ पे डालना, संविधान सभा की, संविधान सभा की मांग, सभा की मांग। मांग किस प्रकार की गई थी आपको बताओ? संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम याद रखना एमएन राव के द्वारा, एमएन राव के द्वारा स्टार्टिंग की गई। सबसे पहले 1934, सर्वप्रथम 1934 में एमएन राव द्वारा, एमएन रॉय द्वारा मांग की गई। उसके बाद आपको बता दूं, तो दूसरी मांग की गई थी। दूसरी मांग याद रखना 1935 में, इसी मांग को 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसी मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दोहराया गया। ठीक है ना? अगला आपको बताना है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग एमएन राव के द्वारा की गई थी 1934 में। उसके बाद याद रखना, आधिकारिक तौर पर, संवैधानिक तौर पे 1935 में संवैधानिक अधिकार के तौर पे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी, दोहराया गया था। तीसरी मांग जो रही थी याद रखना 1938 में। 1938 में किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1938 में संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। और साथ में याद रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह भी कहा गया था, इंपोर्टेंट आपके लिए टॉपिक वो आपको बता दूं, याद करते चलना साथ कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई और कहा गया कि संविधान सभा का चुनाव वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर होगा। वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर होगा, इसमें भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है ना? इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है ना? इसी के साथ आपको बता दूं, इसी मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकारा गया, जिसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया। अगस्त प्रस्ताव, यही था याद रखना, अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। और इसी मांग को याद रखना, स्वीकारने के बाद इन्हीं के द्वारा 1942 में संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री याद रखना, उस टाइम पे कैबिनेट मंत्री स्टीफन क्रिप्स
क्रिप्स और अन्य सदस्यों के साथ एक प्रस्ताव लेकर आए, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, संविधान की मांग यहाँ से स्टार्ट होती है, किस प्रकार अपनाया जाता है, किस प्रकार उसे आपके लिए संविधान के निर्माण के लिए चुना जाता है। तो आपका स्टार्टिंग हुई थी संविधान सभा की मांग। किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए पहले उसकी मांग होनी स्टार्ट होती है, उसी के बाद तुम उसका निर्माण करना शुरू करेंगे। तो मांग किस प्रकार हुई थी याद रखना, सर्वप्रथम 1934 में एम एन राव के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके द्वारा दूसरा पॉइंट याद रखना आपको कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसी मांग को दोहराया गया था कि संविधान सभा होगी संविधान के निर्माण के लिए, ठीक है ना। अगला आपको तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1938 में संविधान सभा की मांग के लिए याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी। कहा गया था कि ये संविधान सभा का चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, कि भारी हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये कहा गया था। अगला आपको याद रखना, इसी जवाहरलाल नेहरू की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकारा गया था, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो वही अगस्त प्रस्ताव था, याद रखना, उनकी हमारी मांग को उनके द्वारा स्वीकारना, ठीक है। अगला याद रखना आपको, इसी मांग को स्वीकारने के बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार के उस टाइम पे कैबिनेट मंत्री रहे थे स्टीफर्ड क्रिप्स तथा और अंतिम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एक आपको प्रस्ताव भेजा गया था संविधान सभा के निर्माण के लिए। याद रखना, संविधान सभा के निर्माण के लिए जो भेजा गया था इसे अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। अस्वीकार किस प्रकार कर दिया गया था, साथ साथ आपको याद करते चलना है, और पूरी क्लास लेनी है आपको, सारा इंपोर्टेंट किस प्रकार हुआ था आपको सारा जानकारी दे दूंगी इसी क्लास के अंदर। अगला आपको बताना है कि इस स्वीकार नहीं गया तो जो क्रिप्स मिशन रहा था 1942 का, इसे अस्वीकार कर दिया गया था। अस्वीकार क्यों किया गया था याद रखना, इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा इसे अस्वीकार किया गया था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया गया, बहिष्कार किया, और कहा कि दो संविधान सभा का निर्माण होगा, दो संविधान सभा का निर्माण होगा। इसके बाद याद रखना, ये आपका क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो उसके बाद याद रखना 1946 का कैबिनेट मिशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य रहे थे, 3 सदस्यों में एक तो आपके अध्यक्ष रहे थे। अध्यक्ष कौन थे याद रखना, पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस। अगला आपको बताया सदस्य, अन्य सदस्य कौन से रहे थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, और दूसरे आपके रहे थे याद रखना एवी अलेक्जेंडर। ये दोनों सदस्य रहे थे, ठीक है ना। अब आपको बता दूं कैबिनेट मिशन का काम क्या था। इस मिशन के द्वारा मुस्लिम लीग की दो संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है ना। इस मांग के जो आपके दो, बट आपका याद रखना लेकिन इसके प्रावधानों से मुस्लिम लीग को बहुत हद तक संतुष्टि मिली थी, ठीक है ना, प्राप्त हुई थी, मिली थी। ये थी आपकी संविधान सभा की मांग कैसे स्टार्ट हुई थी और कब आपका अपनाया गया था, ठीक है ना।
तो अगला आपको इससे इंपॉर्टेंट अगला आपको टॉपिक जो रहेगा मान तो होगी आपकी, अगला आपको बताना है कि गठन किस प्रकार हुआ था संविधान सभा का। तो एक बार फिर से यहीं से रिपीट कर देती हूँ आपको। मैंने जैसे कि कहा था क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जिसका मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया। तो बहिष्कार करने का कारण क्या था, उनके द्वारा कहा गया था कि भारत के 2 हिस्से होने वाले हैं और 2 संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसलिए उसको बहिष्कार करके उस मिशन को अपनाया नहीं गया था। तो उसके बाद याद रखना 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य रहते हैं। 3 सदस्यों में कौन कौन से रहते हैं, आपके अध्यक्ष रहते हैं पैट्रिक लॉरेंस, 2 आपके सदस्य जो रहते हैं इंपॉर्टेंट याद रखना स्टीफन क्रिप्स रहते और एबी अलेक्जेंडर रहते। ये 3 सदस्यीय आपकी एक समिति कैबिनेट मिशन आया था, जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला आपको बताना है कि मैंने जैसे कि कहा था इस मिशन द्वारा मुस्लिम लीग को जो आपके 2 संविधान सभा के गठन की बात की गई थी उसे बहिष्कार कर दिया गया था, यानी कि मना कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन ये इसमें ऐसे प्रावधान कुछ रखे गए थे जिससे मुस्लिम लीग को बहुत हद तक संतुष्टि मिली थी। ठीक है ना। अगला हम स्टार्ट करते हैं कि मांग आपका जो गठन हुआ था संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था और कैसे स्टार्ट हुई थी, कितने सदस्य रखे गए थे, किस प्रकार का चुनाव हुआ था, सारे इंपॉर्टेंट आपको बताना है। ठीक है। अगला हम बताएंगे आपके लिए गठन। तो संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था, संविधान सभा का गठन, और गठन किस प्रकार हुआ था याद रखना 1946 के मिशन के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन, जैसा कि मैंने आपको कहा था। और याद रखना कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से याद रखना आपको 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक है ना। और याद रखना कुल सदस्य थे 389, तो उसमें 296 याद रखना ब्रिटिश प्रांत से थे और बाकी आपके जो बचे कुछ 296 आपके ब्रिटिश प्रांत से हो गए थे 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों से थे। अब आपको बताने कि जो 296 सदस्य थे याद रखना ब्रिटिश प्रांतों से, 296 से किस प्रकार बांटे गए थे, 296 सदस्य, 296 ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों में से 292 सदस्य प्रांत से व 4 सदस्य 292 आपके ब्रिटिश प्रांत से रहे थे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी कमिश्नरी 4 क्षेत्र कौन कौन से थे, याद रखना 4 क्षेत्र जो रहे थे आपके, ये भी लिख लेना आपके साथ साथ 4 क्षेत्र। दिल्ली था आपका, कुर्ग था, अजमेर या मारवाड़, ठीक है ना, अजमेर, चौथा आपका था याद रखना बलूचिस्तान, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला आपको बताना है इससे संबंधित, मैंने जैसे कि आपको कहा था इस प्रकार रखे गए थे। अब इनका चुनाव किस प्रकार का हुआ था, कैसे चुनाव होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो इंपॉर्टेंट आपको बताते चलूंगी हर प्रांत से याद रखना इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगा। हर प्रांत से जो सदस्य रखे गए थे, हर प्रांत से सदस्यों का चुनाव उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर हुआ था, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर किस प्रकार हुआ था आपको बता दूंगी, जो हिंट भी दे दूंगी। जनसंख्या का आधार किस प्रकार रखा गया था कि कहा गया 10 लाख लोगों पर एक सीट रहेगी, ठीक है ना। अब आपको अगला बताना है कि चुनाव कब से स्टार्ट हुआ था, कितने दिन के लिए चुनाव हुआ था, किस प्रकार हुआ था। तो याद रखना चुनाव किस प्रकार हुआ था, ठीक है। आपको बता दो चुनाव जो हुआ था 22 जुलाई में, 20 से 22 जुलाई अगस्त बोल सकते हो, ठीक है। जुलाई अगस्त पूरा याद रखना, जुलाई अगस्त में
अगस्त 1946 को चुनाव हुआ। और चुनाव में कितनी सीटें किसके लिए रखी गई थी ये भी आपको बता दूं क्लास के अंदर। सीटें जो रखी गई थी 296 आपको, जैसा कि मैंने कहा था टोटल ब्रिटिश प्रांत से रखे गए थे। उन ब्रिटिश प्रांतों की याद रखना सीट संख्या में थे 296 ब्रिटिश प्रांत की सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस की थी। 73 सीटें मुस्लिम लीग ठीक है ना, 73 सीटें मुस्लिम लीग की रही थी। अगर आपको बताना है 15 सीटें छोटे समूह व स्वतंत्र प्रांत से थी। अब आपको बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या याद रखना है कि जो 93 सीटें रही थी, 93 सीटें मैंने किसकी बताई थी आपको, 93 सीटें देशी रियासतों की खाली रही थी। अब खाली रहने का कारण क्या था याद रखना, इनका कारण ये था कि संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, यानी कि इसका हिस्सा नहीं होने वाले थे। ठीक है ना, देशी रियासतों के लोग संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनने वाले थे। ठीक है ना, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मांग आपको सबसे पहले मैंने मांग बताया था, मांग किस प्रकार हुई थी। अब आपको बताया कि गठन किस प्रकार हुआ, इससे आगे आपका कार्यप्रणाली चलेगी। तो आपको मैंने बताया था संविधान सभा का गठन किस प्रकार होता है। तो गठन जो आपको हुआ था याद रखना, टोटल जो सीट रखी गई थी 389 थी, और 389 सीटों में से 296 जो थी ब्रिटिश प्रांत से थी, 93 सीट आपकी याद रखना देशी रियासतों से थी, और 296 जो सीटें रही थी ब्रिटिश प्रांत से, उसमें 4 जो आपकी 292 आपके ब्रिटिश प्रांत से हो गई थी, प्रांतों से, यानी कि 4 कमिश्नरेट क्षेत्र से थी। 4 कमिश्नरेट क्षेत्र कौन कौन से, तो दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान आपका अजमेर। ठीक है, चारों आपके कमिश्नरेट क्षेत्र रहे थे। अगला आपको बताया था कि मैंने किस प्रकार का चुनाव रखा गया, तो याद रखना चुनाव जो हुआ था वैश्य मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, और आपका जो प्रणाली रखी गई थी अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। इंपॉर्टेंट ये कि इसका जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हुआ था। अगला आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 4 आपके क्षेत्र रहे थे, हर प्रांत से सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता। अनुपात क्या रखा गया था, 10 लाख लोगों पे 1 सीट रखी गई थी। ठीक है ना, साथ ही में याद रखना है उसमें किस प्रकार किसको कितनी सीटें दी गई थी। तो 208 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को दी गई थी, 15 सीटें जो थी याद रखना स्वतंत्र राज्य और आपके अन्य क्षेत्रों से, छोटे क्षेत्रों से रखी गई थी। ठीक है, वहीं आपको बताया कि देशी रियासतें जो थी, मैंने आपको कहा था देशी रियासतों की 93 सीटें थी, वो खाली रही थी, पूरी भर नहीं पाई थी। भरने का कारण नहीं क्या था, उनका जो संविधान सभा में शामिल नहीं होना। ठीक है ना, तो अगला आपको बता दूं कि अगला आपके लिए जो चलने वाला है संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या रही थी। तो कार्यप्रणाली में आपको बताना है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब आपकी पहली बैठक हुई थी, कौन सा अध्यक्ष बना था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, स्थायी अध्यक्ष कौन था, कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे, कब आपके रखे गए थे। ठीक है ना, कार्यप्रणाली। ठीक है ना, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है ना, कार्यप्रणाली किस प्रकार रखी गई थी। तो कार्यप्रणाली में आपको बता दूं इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पहली बैठक कब हुई थी। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि पहली बैठक कब हुई थी कार्यप्रणाली के अंदर, याद रखना। तो पहली बैठक जो रही थी आपकी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा
के लिए, ठीक है ना। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाने का कारण क्या था, याद रखना, वरिष्ठ। अमरदरार बोल सकते हैं वरिष्ठ अध्यक्ष, ठीक है ना, वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा के, पूरी संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे आपकी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको अध्यक्ष बनाने का कारण यही था, याद रखना, वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है। अब अगला आपको बताएं कि दूसरी बैठक, तो याद रखना दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अब अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 13 दिसंबर 1946 की बैठक। 13 दिसंबर 1946 को याद रखना, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सबसे पहले आपको जैसा कि कहा था, सबसे पहले मांग स्टार्ट हुई थी, उसके बाद गठन हुआ था, उस प्रकार गठन होने के बाद प्रणाली किस प्रकार चलती है, यानी कार्य किस प्रकार होते हैं। तो याद रखना संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। ऐसे अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। चुनना क्या कारण क्या था, याद रखना वरिष्ठ या उम्रदराज अध्यक्ष सदस्य होने के कारण अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरी बैठक संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है। वहीं आपको बता दूं अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब इंपॉर्टेंट अगला आपके टॉपिक रहेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव में आपको क्या क्या कंडीशन रखी गई थी, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना पॉलिटी का उद्देश्य प्रस्ताव रहने वाला है। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब इसकी कंडीशन क्या क्या रही थी, याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा याद रखना भारत को एक स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। गणराज्य बोल सकते, राष्ट्र बोल सकते हो, गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग व जनजातीय क्षेत्रों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान, विशेष सुरक्षा का प्रावधान रखा गया था। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है इसी के अंदर भारत की समुद्र वायु व स्थल सीमा की सुरक्षा
करना, सुरक्षा करना। अगला आपको याद रखना है, वे राज्य व क्षेत्र जो संघ में शामिल होंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है, ये आपको हो गया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में और बहुत से यदि आपको इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। इसमें याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर भारत को स्वतंत्र व संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। दूसरा पॉइंट इंपोर्टेंट आपके लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और जनजातीय क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान की गई थी। वही आपको याद रखना इंपोर्टेंट, समुद्र, वायु व स्थल सीमा की सुरक्षा करने के लिए प्रावधान रखा गया था। चौथा पॉइंट इंपोर्टेंट है, वे राज्य व क्षेत्र जो आपके भारत संघ में शामिल होने जा रहे हैं वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है ना, ये कहा गया था। और पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्टेंट, याद रखना कि इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, ठीक है 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ठीक है, अब इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपको बताना है कि 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम रहा था, उससे क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, उसके परिवर्तन बताने, इससे क्या परिवर्तन हुआ था इस संविधान सभा के अंदर। तो इंपोर्टेंट चलते हैं, आपका सारी जानकारी दी जाएगी इसी क्लास के अंदर। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्लास है, आपको याद रखना। स्वतंत्रता अधिनियम के प्रभाव, स्वतंत्रता 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम के परिवर्तन से क्या परिवर्तन हुआ था संविधान सभा के अंदर। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट याद रखना है, ज्यादातर भारतीय प्रांत भारत में शामिल होने लगे। और याद रखना, अगला आपको बता दूं, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट डाल के यहाँ चलती हूँ। ज्यादातर जो फ्रांस से अलग रहना चाहते थे वो इस माउंटबेटन घोषणा के आधार पे जो अलग हुआ था देश, उसी के आधार पे ये प्रांत जो थे भारत में शामिल होना स्टार्ट हो चुके थे, संविधान सभा का हिस्सा बनने लगे थे। पहला पॉइंट आपको डालना सबसे इंपोर्टेंट आपका रहेगा, इसके द्वारा याद रखना, मुस्लिम पाकिस्तान का अलग बंटवारा होने के कारण सीटें को जो रिजर्वेशन था सभा की सीटों की संख्या 389 के स्थान पर की जगह 299 रह गई। 299 रह गई। ठीक है, अब आपको बता दूं इंपोर्टेंट रह क्यों गई थी, याद रखना। 299 से किस प्रकार रखी गई थी, तो याद रखना 228 सीटें जो थी, 229 सीटें ब्रिटिश प्रांत, 229 सीटें ब्रिटिश प्रांत को दी गई। वही अब आपको बताना 229 सीटें ब्रिटिश प्रांत को दी गई थी और 70 सीटें याद रखना 70 सीटें आपकी देशी रियासतों को दी गई थी। ठीक है, याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था आपका जो संविधान का स्वतंत्रता संविधान
संविधान अधिनियम रहा था 1947 का। महत्वपूर्ण क्या था, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परिवर्तन हुए थे। परिवर्तन क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परिवर्तन आपको ये रखना है कि माउंटबेटन घोषणा के आधार पर जो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो चुका था, उसी बंटवारे के आधार पर जो मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या थी कम से कम 80 के लगभग वो अलग हो चुकी थी। वर्तमान में आपकी जो 1947 के अंदर सदस्यों की संख्या रह गई थी वो 299 रह गई थी संविधान सभा के अंदर, ठीक है ना। 299 आपके सदस्यों की संख्या रह गई थी। वही आपको बताना है कि 299 सदस्यों में किस प्रकार रखी गई थी। तो याद रखना आपकी 229 सीटें जो थी ब्रिटिश प्रांत को दी गई थी और 70 सीटें आपकी देशी रियासतों को, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपको क्या रखना है, इसके द्वारा भारत को संप्रभु निकाय घोषित किया गया था, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है संविधान का विधायिका के रूप में कार्य करना स्टार्ट हो चुका था। विधायिका के रूप में कार्य शुरू और कार्य शुरू किस प्रकार हुआ था, याद रखना। एक दो कार्य दे दिए गए थे संविधान सभा के, दो कार्य दिए गए। एक था संविधान का निर्माण करते समय संविधान का निर्माण करते समय अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और वही आपको दूसरा बताना है कि यदि संसद के रूप में कार्य करेगी तो अध्यक्षता जीवी मावलंकर करेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ 1947 के क्या प्रावधान के प्रभाव पड़े थे। तो प्रभाव में आपको याद रखना है कि 1947 सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जो इसके पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था उनमें से जो 389 सीटें थी वो 299 रह गई थी और 299 में से 229 ब्रिटिश प्रांत की थी और 70 सीटें आपकी देशी रियासतों की। सेकंड पॉइंट आपको बताना है, इसके द्वारा याद रखना जो आपका पाकिस्तान अलग हो चुका था, जो मुस्लिम लीग की कुछ सीटें भारत के अंदर थी वो भी इसमें शामिल हो चुकी थी जो अलग रहना चाहती थी, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना कि भारत को संप्रभु निकाय घोषित कर दिया गया था और इसी के साथ ये कहा गया था कि किसी भी ब्रिटिश कानून को तोड़ने के लिए भारत सरकार अलग से कानून बना सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट इसमें कि संविधान का विधायिका के रूप में कार्य करना स्टार्ट हो चुका था। इसको दो कार्य दे दिए गए थे, एक कार्य आपका संविधान का निर्माण और दूसरा कार्य था आपका स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में। तो जो आपका ब्रिटिश संसद का सबसे पहला वो निर्माण का कार्य किया गया था संविधान को, तो उस टाइम अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे और जिस प्रकार आपका संविधान संसद के रूप में कार्य करेगी संविधान सभा, उसका निर्माण याद रखना अध्यक्षता कौन, जीवी मावलंकर करेंगे। और जीवी मावलंकर लोकसभा भारत की स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। इसी के साथ अगला पॉइंट देखते हैं। अब आपको बतानी कुछ समितियां, तो कुछ समिति में आपको बता दूं इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थी प्रारूप समिति। पहले आपको कुछ समिति जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछी जा सकती है। महत्वपूर्ण समितियां, तो पहली आपकी सबसे पहले याद रखना संघ शक्ति समिति और दूसरी आपको याद रखनी है संघ संविधान समिति। तीसरा आपको याद रखना प्रारूप समिति। चौथा आपको याद रखना है प्रांतीय समिति। पांचवा आपको याद रखना प्रक्रिया समिति। संचालन समिति और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं सबसे सातवीं आपको याद रखनी है अल्पसंख्यक
अधिकार व जनजाति क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अध्यक्षता किस किस के द्वारा की गई थी, तो याद रखना पहली समिति जो दी गई है संघ शक्ति समिति, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। दूसरा आपको देखना है कि संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति जो रही थी इसके आपका अध्यक्ष याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तीसरा आपका याद रखना प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति आपका याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथे आपको हो जाएंगे प्रांतीय समिति, तो प्रांतीय समिति का याद रखना आपके सरदार पटेल। पांचवी आपकी हो जाएगी प्रक्रिया समिति, तो प्रक्रिया समिति का याद रखना राजेंद्र प्रसाद। पांचवी आपकी हो जाएगी संचालन समिति, तो इसकी भी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सातवीं जो आपकी हो जाएगी याद रखना इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार समिति, और याद रखना जनजातीय क्षेत्रों की सलाहकार समिति, तो याद रखना सरदार पटेल, ठीक है। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी, तो याद रखना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो जाएगी प्रारूप, जो आपकी समिति दी गई थी प्रारूप समिति, ठीक है ना। तो प्रारूप समिति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी प्रारूप समिति, अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टोटल सदस्य कितने रहते हैं? टोटल 7 सदस्य रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं सारा आपको डिटेल बताऊंगी, तो सदस्य आपको याद रखना प्रारूप समिति के सदस्य हो जाएंगे प्रारूप समिति, ठीक है, 7 सदस्य। पहले आपको हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे आपके हो जाएंगे के एम मुंशी, ठीक है। चौथे आपके हो जाएंगे, तीसरे आपके याद रखना एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो चौथे आपको हो जाएंगे याद रखना अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है ना। पांचवे आपके हो जाएंगे मोहम्मद सादुल्ला। छठे आपके हो जाएंगे टीटी कृष्णाचारी। और सातवें आपके हो जाएंगे याद रखना ठीक है। अब आपको बता दूं कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन रहे थे, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे आपके कौन रहे थे, याद रखना दूसरे आपके हो जाएंगे कौन आपके के एम मुंशी के बाद तीसरे आपके हो जाएंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर के बाद आपके हो जाएंगे अल्लादी कृष्णाचारी अय्यर, ठीक है ना। और पांचवे आपके हो जाएंगे याद रखना जैसे कि मोहम्मद सादुल्ला। छठे आपके हो जाएंगे टीटी कृष्णाचारी और आपके याद रखना वामन राय, ठीक है ना, माधव राय, ठीक है ना, माधव राय। अब इसका प्रारूप समिति का काम क्या था, याद रखना प्रारूप तैयार करना संविधान का प्रारूप तैयार करना, ठीक है ना, काम था, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं इसी के साथ। प्रारूप समिति आपको बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इतिहास के अंदर। अगला आपके लिए क्या रहने वाला है, तो प्रभाव में कब से आना स्टार्ट हुआ, प्रभाव याद रखना, प्रभाव में आना। प्रभाव में आना सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, प्रारूप समिति का अंतिम प्रारूप आपका प्रस्तुत किया गया था 4 नवंबर को 1947 को, ठीक है ना, 4 नवंबर 1948 को, ठीक है, क्योंकि 29 अगस्त 1948 को प्रारूप समिति का याद रखना गठन हुआ था। तो
अंतिम प्रारूप तैयार किया गया था 1948 को पहला वाचन हुआ था, पहला वाचन हुआ था। ठीक है, तो अगला आपको बता दूं पहला वाचन कब हुआ था, 4 नवंबर 1948 को हुआ था। दूसरा वाचन, पहला जो वाचन चलता याद था लगभग आपका 8 दिन के लिए चलता, 9 नवंबर तक। और दूसरा वाचन कब हुआ था, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 नवंबर 1949 तक। 1949 तक, ठीक है ना, 17 नवंबर 1949 तक दूसरा वाचन होता है। उसके बाद तीसरा वाचन आपको देखना है 17 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। इसी दिन संविधान को आंतरिक रूप से अपनाया गया था। ठीक है ना, आंतरिक रूप से इसी दिन अपनाया गया था। अब अगला आपको बताना है इसी दिन आंतरिक रूप से अपनाया गया था, उसके बाद कि परिवर्तन कब हुआ था। सबसे पहले जो आपका 1949 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान आंतरिक रूप से लागू हुआ था, तो किसका याद रखना, कौन कौन से अनुच्छेद आपके लागू किए गए थे। ठीक है, संविधान का परिवर्तन, संविधान का परिवर्तन किस प्रकार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्यों से में से 284 सदस्य उपस्थित थे, जिनके संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, हुए थे। अब अगला आपको क्या बताना है, संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, तो दूसरा आपको याद रखना है कि इसी दिन चुनाव व तदर्थ भारत से संबंधित कुछ अनुच्छेद लागू किए गए। अब लागू किए गए कौन कौन से अनुच्छेद आपको बता दूं जो लागू किए गए थे इसी दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ठीक है ना, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रवर्तन किस प्रकार हुआ था, तो प्रवर्तन किस प्रकार हुआ था याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो 26 नवंबर 1949 को टोटल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे, जिनके आपके हस्ताक्षर किए गए थे संविधान पे। अब प्रवर्तन किस प्रकार हुआ था कि कौन कौन से जो अनुच्छेद थे उसी दिन लागू कर दिए थे, तो अनुच्छेद कौन कौन से थे याद रखना, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 91, 92, 93 ये अनुच्छेद जो उसी दिन आपका लागू कर दिए गए थे। बाकी अनुच्छेद याद रखना, बाकी अनुच्छेद 8 अनुसूची व 22 भाग के साथ 26 जनवरी 1950 को लागू। 26 जनवरी 1950 को का दिन एक ऐतिहासिक दिन था, एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1930 में स्वराज दिवस मनाया गया। स्वराज दिवस
बनाया। ठीक है ना, तो इंपोर्टेंट आपका ये क्लियर हो चुका है। एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिया कि ये अनुच्छेद जो थे आपके उसी दिन लागू कर दिए गए थे। बाकी जो अनुच्छेद रहते याद रखना, बाकी जो अनुच्छेद 8 अनुसूची और आपके 22 भाग के साथ 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण क्या था, ये भी आपको याद रखना कि इसी दिन 1930 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार भारत के द्वारा स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है ना, इसी के साथ आगे जानकारी हम चलते हैं। आगे आपको बताना है कि आगे आपका क्या रहने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब लास्ट में जो रहने वाला है आपको बताना है कि आलोचना, हमारे संविधान की आलोचना किस किस के द्वारा की गई, किस प्रकार की गई, किस तरह की आलोचना की गई है। तो आलोचना आपकी इंपॉर्टेंट है, संविधान की आलोचना। ठीक है ना, संविधान की आलोचना, आलोचना है। अब आलोचना में आपको बता दूं मैं कौन कौन सी थी। यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था। दूसरी जो आलोचना की गई है, कांग्रेस का प्रभुत्वता। तीसरा जो किया गया था ना, संप्रभुत्ता, संप्रभुत्ता का अभाव था। ठीक है, चौथा आपको याद रखना है हिंदुओं का प्रभुत्व था। पांचवा आपको समय की बर्बादी, समय की बर्बादी। और छठा आपको याद रखना है वकीलों और राजनीतिज्ञों का, वकीलों व राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। अब आपको बता दूं कि आलोचना किस प्रकार की गई, कितनी आलोचना की गई, क्यों की गई है। तो पहले मैंने आपको बताया प्रतिनिधि निकाय नहीं था, आलोचनाकर्ताओं के द्वारा कहा गया था। कहने का कारण क्या था, प्रतिनिधि निकाय जो नहीं था, इनके द्वारा कहा गया था कि इस संविधान सभा का जो आपका चुनाव हुआ था वैश्य मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, तो ये प्रतिनिधि चुनाव नहीं था। दूसरा आपके लिए कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों कहा गया था, इनके द्वारा कहा गया था कि सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, ऐसा आपके संविधान के बारे में कहा गया था। ठीक है ना, तीसरा आपको बताया कि संप्रभुत्ता का अभाव। तो संप्रभुत्ता का अभाव कहने का कारण क्या था, इनके द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिश की इजाजत के अनुसार आपकी सभाएं की जाती थी, ब्रिटिश का प्रभुत्व रहता था, तो इसलिए इस प्रकार संप्रभुत्ता का अभाव बताया गया था। तीसरा चौथा आपको बताना है हिंदुओं का प्रभुत्व। तो कहा गया ये एकल दल था, हिंदुओं का आपका जो एक बहुदलीय संगठन था हिंदू, उनका ज्यादा प्रभुत्व रखा गया था। ठीक है ना, पांचवा जो है समय की बर्बादी। इनके द्वारा कहा गया था कि समय की बर्बादी क्यों कहा गया था, कहा गया था आलोचनाकर्ताओं के द्वारा कि जो अमेरिका का संविधान है वो 4 माह के अंदर बनकर तैयार हो चुका था, तो हमारे संविधान को करने में समय की बर्बादी की गई थी। छठा आपको बताना कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का अभाव। तो याद रखना इनके द्वारा कहा गया था आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग या छोटे समुदाय के लोग हैं उनको संविधान सभा में सीटें रिजर्व नहीं की गई थी, तो इसलिए इनका प्रभुत्व बताया गया था। ठीक है ना, अब लास्ट में चलते हैं, आपका सारा इंपोर्टेंट बता चुकी मैं, जैसे कि आलोचना किस प्रकार संविधान बना था, आलोचना किस किस के द्वारा की गई थी, कैसे आलोचना की गई थी। सबसे इंपोर्टेंट कुछ तथ्य आपको आवश्यक तथ्य में बताना चाहती हूँ, लास्ट का रहेगा वो आपका आवश्यक तथ्य। ठीक है, आवश्यक तथ्य, आवश्यक तथ्य में क्या रहने वाला है याद रखना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, गान को अपनाया गया। दूसरा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, तीसरा आपका 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। चौथा आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, ठीक है ना, अंतिम बैठक थी।
अगला आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी। पांचवा आपका याद रखना 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। और छठा आपको याद रखना है हाथी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक याद रखना मोहर के रूप में, ठीक है। और पांचवा आपको याद रखना है प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा रायजादा संविधान के सुलेखक थे। संविधान के सुलेखक थे, ठीक है ना। याद रखना, इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट आपको याद रखनी है। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। आवश्यक तत्व आपको क्या रखना है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे। वहीं आपको याद रखना कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला याद रखना है आपको हाथी को राष्ट्रीय प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया था। हाथी का जो चिन्ह रहा था। और प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के लेखक रहे थे, ठीक है ना। और याद रखना हिंदी अनुवाद कृष्ण वैद के द्वारा किया गया। और सौंदर्यीकरण का काम राम मनोहर और नंदलाल बोस द्वारा। तो आपको मैंने जैसा कि संविधान की मांग कहां से स्टार्ट हुई थी, सभा किस प्रकार निर्माण हुआ था, किसके द्वारा क्या कहा गया था संविधान के बारे में, कैसे इस आपका प्रारूप तैयार किया गया था, कब प्रारूप तैयार किया गया था, कब पहला वाचन हुआ था, तो सारा आपको क्लास में क्लियर करवा दिया है। इसी के साथ आपको बता दूं डेली ऐसी अपडेट और फैक्ट आपका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए एजुकेशन एनीवेयर को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।